Hey students, so today we would be discussing union security agreements, compulsory unionism. Okay, so yes, make sure that you subscribe to my channel so that you get updates related to my channel. Okay, and yes, you can join my Telegram group HR with Sanchita, where you'll get all the updates related to the channel, whatever classes I'm taking on different platforms on YouTube. So you'll get all the updates. So it's with the same name. जो मेरे channel का name है YouTube, वही मेरे Telegram page का भी name है. तो make sure you join it. So first I would start by giving credits to PRN Sinha, because PRN Sinha is a very good book of industrial relations. It's a Bible of industrial relations, and I refer my material from PRN Sinha. Okay, so in case you want to gain expertise over industrial relations, you can always buy that book. And this is not an ad, this is just a suggestion that I'm giving and credits that I'm giving to the material that I take for my videos. So now, compulsory unionism. Now let's start with this. So in order to be effective, a trade union should be able to control the supply of labor to the employer. तो अगर ट्रेड यूनियन को इफेक्टिव होना है, ठीक है, अगर ट्रेड यूनियन को इफेक्टिव होना है तो उसका क्या होना चाहिए, लेबर की सप्लाई पे भी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, राइट। अब एक बात बताइए, कल हमने टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स पढ़े, वी रेड द टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, राइट। तो स्ट्राइक्स में क्या मोटिव होता है वर्कर्स का, कि सारा लेबर फोर्स स्ट्राइक करे ताकि काम रुके एम्प्लॉयर का, और अगर एम्प्लॉयर का काम रुकेगा तो एम्प्लॉयर पे प्रेशर बनेगा ताकि वो फिर लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन की बात माने। अब अगर यूनियन अनसक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, लेबर को विड्रॉ करने में, ठीक है, कि ऐसा हो कि आप स्ट्राइक पे तो जा रही है ट्रेड यूनियन, बट बहुत सारे लोग फिर भी काम कर रहे हैं, तो बताइए स्ट्राइक वुड फेल, बिकॉज आपका बिजनेस तो कंटिन्यू कर रहा है, राइट, द एम्प्लॉयर इज वर्किंग, राइट, जो वर्कर्स हैं वो सब वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर की कंपनी है वो वर्क कर रही है, right? So in the event of a strike, if the union is not able to withdraw the entire labor force and the employer continues to operate his business with the help of non-union workers, the strike would fail. अब सारे workers अगर union नहीं join करेंगे तो वो क्यों strike करेंगे जब वो trade union के member ही नहीं है, तो non-union workers तो काम करे जा रहे हैं और employer का काम भी चल रहा है, right, business चल रहा है, तो फिर वो strike fail हो जाएगी, उसका motive fail हो जाएगा क्योंकि employer पे आप pressure नहीं बना पाओगे, right? So the union therefore seeks to bring under its disciplinary control the entire labor force of the employers. तो इसीलिए यूनियन क्या कोशिश करती है कि जो एंटायर लेबर फोर्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयर्स का, ठीक है, जो भी लेबर एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉय किए हैं वो यूनियन के कंट्रोल में आ जाएं, तो ये मोटिव रहता है, ठीक है। सो ताकि फिर आपकी स्ट्राइक्स भी सक्सेसफुल रहती है, आप प्रेशर बनाने में भी सक्सेसफुल रहते हैं एम्प्लॉयर्स पे। सो मेंबरशिप thus becomes a precondition both for securing employment and retaining it. तो that is why अब compulsory unionism में क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप है वो एक प्री कंडीशन बन जाती है एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए और उसे रिटेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर ट्रेड यूनियंस फोकस करती है ना कि हमारे ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करे लोग या पहले से ही मेंबर हो, अगर आपको इस कंपनी का पार्ट बनना है और आपको फिर कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो ये यूनियन का टारगेट रहता है, मोटिव रहता है कंपल्सरी यूनियनिज्म में। सो मेनी यूनियंस हैव नाउ सक्सीडेड इन सिक्योरिंग एग्रीमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स दैट मेंबरशिप ऑफ द यूनियंस कंसर्न्ड बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी वर्कर टू कंटिन्यू इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो तभी काफी सारी यूनियन सक्सेसफुल भी हो गई हैं कि उन्होंने एम्प्लॉयर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि जो भी लोग होंगे और अगर ज्वाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को तो उन्हें ट्रेड यूनियन का मेंबर्स बनना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन कई जगह रखी जाती है, ओके। सो दो there are many variations, the primary purpose of such agreements is to secure 100% membership in a particular business enterprise. अब देखो ट्रेड यूनियंस का मोटिव तो यही रहेगा ना कि 100% जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स बन जाएं, ओके, बट दे आर मेनी वेरिएशंस, ठीक है, बहुत सारे वेरिएशंस है इस चीज में क्योंकि दे आर डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपल्सरी यूनियनिज्म और यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल क्लोज शॉप, राइट, क्लोज शॉप, यूनियन शॉप, मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप शॉप एंड सो ऑन, ठीक है, दे आर वेरियस वेरिएशंस। दो ट्रेड यूनियन का तो मोटिव रहता है कि सारे लोग ही एनरोल करें, राइट, सारे लोग मेंबर्स बने ट्रेड यूनियन का, अगर उन्हें कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लेनी है या उसको बरकरार रखना है, राइट। सो नाउ वील रीड दीज वेरियस फॉर्म्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज क्लोज्ड शॉप,
अब आप क्लोज शॉप से आपको लग रहा होगा बंद बंद दुकान. Now let's see what is it. Okay, so a business enterprise which has a collective agreement with the trade union that a job seeker must be the member of the union at the time of his employment and continue to do so in order to retain his job. ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है कि जब भी कोई पर्सन एम्प्लॉय हो रहा है किसी कंपनी में तो उसको ट्रेड यूनियन का मेंबर होना चाहिए एंड उसको ये कंटिन्यू भी करना पड़ेगा, उसको ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप कंटिन्यू करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिटेन हिज जॉब. ठीक है, अगर वो बोलेगा कि अब मैं ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं रहना चाहता हूं तो फिर उसकी जॉब भी वहीं पे खत्म हो जाएगी. ठीक है, he'll have to leave that job because here in a closed shop it is a condition that the job, first of all, that the job seeker must be a member of the union at the time of his employment and then he must continue to do so in order to retain his job. So sometimes such an enterprise is called a pre-entry closed shop. इसको हम pre-entry closed shop भी कहते हैं. In short, it means a shop closed to the non-unionist. Now you can see it is a shop that is closed for the non-unionist. अब non-unionists कौन होंगे? Those who are not the members of the trade union. ठीक है? So a collective agreement by which closed shop is established is called a closed shop agreement. ठीक है? तो a collective agreement by which a closed shop is established इसे हम closed shop agreement कहते हैं. तो ये closed shop क्यों है? Because जो यूनियन के members नहीं हैं, जो ट्रेड यूनियन के members नहीं हैं, उनके लिए ये shop closed है. Okay, so now let's see, under such an agreement the employer's freedom to recruit his labor is limited and he can recruit only those persons who are members of the union. ठीक है, तो obviously employer की भी freedom बहुत कम होगी इसमें अगर हमें labor का recruitment करना है, because he can only recruit those persons who are members of the union. As soon as the worker ceases to be a member of the union, his services are terminated. तो जैसे ही वर्कर ने मेंबरशिप सीज कर दी, मतलब खत्म कर दी कि भाई अब मैं ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं रहना चाहता हूं, वैसे ही एट दैट वेरी पॉइंट हिज सर्विसेज वुड आल्सो बी टर्मिनेटेड. क्लियर? So the worker's freedom to join a union or not to join is similarly restricted. तो यहाँ पे worker की भी freedom restricted है और employer की भी at the same point freedom is restricted. In the same way, his freedom to choose his employer or place of work is also limited. Then so in such a case unionism is compulsory. तो यहाँ पे unionism बिल्कुल compulsory रहता है क्योंकि भाई you have to be a part of the union in case you want to get employed in an organization, and at the same point you have to retain your membership as well, right? Now let's start with the union shop. Now the next form. So a business enterprise which has entered into an agreement with the trade union that a worker will have to become the member of the union within a specified period of his securing employment in that enterprise and that he will continue his union membership in order to retain his job. अब देखो यहाँ पे यूनियन शॉप में क्या होता है कि एम्प्लॉयर इज फ्री टू रिक्रूट वर्कमैन. ठीक है, कि चाहे वो यूनियन का मेंबर है या नहीं, एम्प्लॉयर इज फ्री. आप नॉन यूनियन मेंबर को भी रिक्रूट कर सकते हो, बट if you have recruited a non-union member, then he'll have to join. Then that the person who's a non-union member will have to join the union within a specified period after gaining employment. मतलब आपने non-union member को तो recruit कर दिया, but उसको कुछ, अगर वो non-union member है, उसको कुछ time बाद, ठीक है, he'll have to join the union. वो फिर specify कर दिया जाता है टाइम कि आपको इतने टाइम के अंदर यूनियन को ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, so let's read it. Under a union shop, the employer is free to recruit his workmen, but the workmen so recruited have to join the union within a specified period after gaining employment. तो यहाँ पे आप नॉन यूनियन मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, बट उनको within a specified period of time यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा. ठीक है, if a worker ceases to be a member of the union, the employer is obligated under the agreement with the union to discharge him from his job. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी है कि if you cease to be a member, अगर आप बोल देते हैं कि अब मैं नहीं मेंबर रहना चाहता, ठीक है, then employer is obligated. employer पे एक obligation रहता है, एक डंडा रहता है, ठीक है, कि उसको फिर उस यूनियन मेंबर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा जॉब से. ठीक है, जो बोल रहा है कि अब I don't want to be a member of the trade union. So a union shop is less restrictive of the employer's freedom than a closed shop. तो obviously ये closed shop से less restrictive है, क्योंकि closed shop में तो आपको अपॉइंट ही यूनियन के मेंबर्स
करने थे, राइट? यहाँ पे आप नॉन यूनियन मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं, बट उनको विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यूनियन ज्वाइन करना पड़ेगा और मेंबरशिप मेंटेन भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ यू सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द यूनियन देन द एम्प्लॉयर इज ऑब्लिगेटेड टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम हिज जॉब. So this is the union shop. Now the next is maintenance of membership shop. Okay, maintenance of membership. Now you can understand from the line itself. Here you have to maintain your membership. Now let's study that place of employment where an agreement between the employer and the trade union provides that all employees who are the members of the union on a specified date or who become members after that date are obligated as a condition of employment to maintain a good standing within the union for the term of the agreement. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो members, ठीक है, those members who at the time of the agreement are the members of the union, ठीक है, और जिन्होंने एक बार यूनियन ज्वाइन कर ली है तो उनको अपनी जो यूनियन की मेंबरशिप है वो मेंटेन करनी पड़ेगी. Okay, now read the second paragraph and all the things will be clear. So maintenance of membership is that place of employment where an agreement between the employer and the trade union provides that the employer is permitted to hire persons without regard to membership or non-membership of the union, but if a worker once joins the union he cannot withdraw his membership and also hold his job. अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे भी you can employ the non-union members, ठीक है, यहाँ पे you can employ the non-union members और union members और जो नॉन यूनियन मेंबर्स है उन पे कोई प्रेशर भी नहीं है कि आपको यूनियन ज्वाइन करनी ही करनी है. बट एक बार अगर आपने यूनियन ज्वाइन कर ली, ठीक है, अगर आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ आपको यूनियन ज्वाइन करनी है तो आपको वो मेंबरशिप मेंटेन करनी पड़ेगी. Okay, you'll have to maintain that membership throughout your employment. Okay, so but if a worker once joins the union he cannot withdraw his membership and also hold his job. ठीक है. Now next, similarly the persons who are members of the union at the time such an agreement is signed are allowed a certain period in which to resign. अब एक बात बताओ, जब ये मेंबरशिप वाला जो एग्रीमेंट है जब ये साइन हो रहा होगा, ये वाला यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो उस टाइम भी कई लोग यूनियन के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको जनरली आप एक टाइम पीरियड दे देते हैं कि भाई इस टाइम के विद इन छोड़ दो, नहीं तो फिर आप पे भी ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, सो अगेन आई एम रीडिंग, सिमिलरली द पर्संस हु आर मेंबर्स ऑफ द यूनियन एट द टाइम such an agreement is signed are allowed a certain period in which to resign. तो ऐसा हो सकता है जैसे सेकंड को एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, आज जैसे अगर सेकंड डेट है, आज नहीं है एक्चुअली बट स्टिल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि आज सेकंड है तो आज एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ठीक है, तो अब कई पर्संस हो सकते हैं जो यूनियन के मेंबर्स हैं उस टाइम पे, राइट, तो फिर उनको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि अच्छा आप 6th या 7th तक, मतलब कि ये हाइपोथेटिकल है, एग्जांपल है कि आप 6th या 7th तक अगर आपको यूनियन छोड़नी है आप छोड़ दें, नहीं तो उसके बाद आप पे ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप शॉप वाली. इफ दे डू नॉट रिजाइन दे हैव टू कीप अप देयर मेंबरशिप इन ऑर्डर टू कीप देयर जॉब्स. तो अगर ये नहीं रिजाइन करते हैं तो इनको हमेशा मेंबरशिप मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी, ओके, इन ऑर्डर टू बी इन दोज जॉब्स. So this sort of agreement allows the workers the choice to be a union members, but once they choose to do so, they cannot withdraw from the union without losing their jobs. तो देखो ये एग्रीमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर के पास भी राइट है, ठीक है, एम्प्लॉयर के पास भी चॉइस है कि वो एक नॉन यूनियन मेंबर को हायर कर सकते हैं, और जो नॉन यूनियन मेंबर्स है उसके पास भी चॉइस है कि उसको ज्वाइन करना है, ठीक है, या नहीं करना है, ठीक है. अगर नहीं करना है वेल एंड गुड, अगर आप करते हैं ज्वाइन यूनियन तो देन यू कैन नॉट विड्रॉ द मेंबरशिप. आपको हमेशा अपनी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर रखने के लिए यूनियन का मेंबर बना रहना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज इट. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द एजेंसी शॉप. So, a business establishment in which the union and the employer enter into an agreement laying down that union membership is a part of terms and conditions of employment, and a worker who objects to joining the union will have to pay appropriate contribution to the union in lieu of membership or an equivalent contribution to a charity. अब एजेंसी शॉप में क्या होता है, ठीक है, कि आपको यूनियन का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है,
एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और अगर आप ज्वाइन नहीं करते, अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते यूनियन का मेंबरशिप, देन व्हाट यू विल हैव टू पे, यू विल हैव टू पे अ फी, यू विल हैव टू पे एजेंसी फी इन ल्यू ऑफ द मेंबरशिप. अगर आपको मेंबर नहीं बनना है तो आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एजेंसी फी. ओके, और एन इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन टू अ चैरिटी, या आपको एक इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन चैरिटी पे भी पे करना पड़ेगा. अगेन आई एम टेलिंग, in agency shop what it is there, the main keyword is that you are paying a fee. Okay, if you are opting to be not a member of a union. ठीक है, बाकी अगर आप यूनियन का मेंबरशिप ले रहे हैं देन वेल एंड गुड. अगर आप नहीं यूनियन का मेंबर बनना चाह रहे हैं, ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाह रहे हैं, देन यू विल हैव टू पे अ फी. ओके, इन ल्यू ऑफ दैट मेंबरशिप, मतलब उस मेंबरशिप के प्लेस पे आपको एक एजेंसी फी पे करना पड़ेगा, या आप एक इक्विवेलेंट अमाउंट चैरिटी पे कर दें. लास्ट टाइम लेट्स रीड, अ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इन विच द यूनियन एंड द एम्प्लॉयर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट लेइंग डाउन दैट यूनियन मेंबरशिप इज अ पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यूनियन मेंबरशिप इज अ पार्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट इफ अ वर्कर ऑब्जेक्ट्स टू ज्वाइनिंग द यूनियन, देन ही विल हैव टू पे एप्रोप्रिएट कंट्रीब्यूशन टू द यूनियन इन ल्यू ऑफ मेंबरशिप. तो आपको एक कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा जिसे ऑफन हम एजेंसी फी कहते हैं. ओके, यस, सो दैट्स इट. Now here I want to discuss some important concepts through questions. So see, जो भी इनका आंसर होगा उसकी definition ये है. Okay, so this is the exact definition which is there. So now let's see. Under this system, the employer undertakes on the basis of collective agreement or other device to deduct union fees from the workers' pay and transfer the same to the union account. तो कहाँ पे ये agreement क्या होता है? Where you deduct the union fees from the workers' pay and then transfer the same to the union account. सो दैट इज, हाँ, एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है यूनियन की फीस, ठीक है, वर्कर्स की पे से, और फिर वो रेमिट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है ट्रेड यूनियन के अकाउंट को, जो ट्रेड यूनियन फी होती है. सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड check off system. तो इसे हम check off system कहते हैं. Where again I am reading, under the system the employer undertakes on the basis of collective agreement or other device to deduct union fees. मतलब employer union की fees deduct कर रहा है worker की pay से और फिर उसको union के account में transfer कर रहा है. Such system is called check off system. Now the next topic, extremely frightful slogans filling people with terror. अब ये कौन से slogans होते हैं बताइए? एक्सट्रीमली फ्राइटफुल स्लोगन्स फिलिंग पीपल विद टेरर, बहुत ही फ्राइटफुल स्लोगन्स हो, ठीक है, जिससे लोगों के मन में बहुत टेरर आ जाए, डर आ जाए. सो दे आर कॉल्ड ब्लड कर्डलिंग स्लोगन्स. सो यू शुड नो दीज बिकॉज दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दैट हैव बीन गिवन इन योर बुक. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सट्रीमली फ्राइटफुल स्लोगन्स फिलिंग पीपल विद टेरर, दे आर कॉल्ड ब्लड कर्डलिंग स्लोगन्स. Now, a relationship between two different entities which are close together and depend on each other in particular ways, each getting particular benefits from the other. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? Now this symbiotic relationship. Now this is symbiotic relationship. So it is a relationship between two different entities. ठीक है, दो different entities के बीच में जो relationship होता है, where they are very close to each other and they depend on each other in particular way. So that kind of a relationship where they are close, where two entities are close to each other and they depend on each other, that kind of a relationship is called symbiotic relationship. Okay, then unions which are beginning to exist and are not yet fully developed, unions which are beginning to exist and are not yet fully developed, कि अभी जो जिनकी बिगिनिंग हुई है, जिनके एग्जिस्टेंस की जिस बिगिनिंग हुई है और वो फुली डेवलप नहीं हुए, सो दे आर कॉल्ड नेसेंट यूनियंस. अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनियंस व्हिच आर बिगिनिंग टू एग्जिस्ट एंड आर नॉट येट फुली डेवलप्ड, ऐसे यूनियंस को हम नेसेंट यूनियंस कहते हैं. ओके, then formation of rival sets of office bearers in the same organization, each claiming to be the real set having control over the affairs of the organization. Again let's read it, where rival sets of office bearers are formed, ठीक है, in the same organization, और दोनों जो rival sets of office bearer हैं वो claim कर रहे हैं नहीं हमारा कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स के ऊपर, दूसरा सेट बोल रहा है हमारा कंट्रोल है. ठीक है, so what is that called? That is called factionalism. Again I am repeating, इसमें
फैक्शनलिज्म में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट राइवल सेट्स ऑफ ऑफिस बियरर्स. फॉर एग्जांपल एक ये ए सेट है, इसमें डिफरेंट ऑफिस बियरर्स हैं. एक बी सेट है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, सो दो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दो राइवल सेट्स हैं, ठीक है. ए जिसमें कुछ कुछ 3-4 ऑफिस बियरर है, बी में भी डिफरेंट ऑफिस बियरर्स हैं. अब ए बोल रहा है आई हैव द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब बी बोल रहा है आई हैव द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब इससे ऑर्गेनाइजेशन की एकता पे भी फर्क, यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है भाई, राइट? पीपल बिकम कंफ्यूज्ड. सो दैट इज फैक्शनलिज्म. ओके, सो वेयर rival sets of office bearer are formed in the same organization and each of them claim to be the real set having control over the affairs of the organization. So that is factionalism. Now, trade unions organized at the instance of employers and under their control and dominance. Now, again read it. Trade unions that are organized at the instance of the employers and under their control and dominance. So they are called company unions. ऐसे unions को हम company unions कहते हैं. अब generally trade unions का motto क्या होता है? What is the motto of a trade union? ठीक है, to protect the workers, और workers trade unions को form करते हैं. But these company unions are formed at the instance of employers. ये generally employers को cater करती हैं, ठीक है. अब trade unions का purpose तो workers को cater करना होना चाहिए. But these company unions are formed at the instance of employers and are under the control and dominance of employers. तो जो trade union employers की control और dominance में होगी, क्या वो एक trade union होने का real purpose serve कर पाएगी? No. ओके, नो, बिकॉज आपको तो ट्रेड यूनियन को तो वर्कर्स के इंटरेस्ट को केटर करना है और एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग करनी है. बट ये कंपनी यूनियन एक ऐसी यूनियन है, ओके, दैट इज केटरिंग टू द एम्प्लॉयर्स, दैट इज अंडर द कंट्रोल एंड डोमिनेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स. देन हाउ वुड इट बी एबल टू सर्व द वर्कर्स, राइट? क्लियर? ग्रेट. नाउ, ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, व्हाट आर ऑर्डिनरी, मैंने कल भी आपको एक बार बताया था ये. So ordinary members of an organization are called rank and file. Okay, rank and file members. ये ordinary members होते हैं that lack leadership skills. Okay, you can include the workers in them because most of the workers lack leadership skills. जो मतलब कि lower level पे काम करते हैं. Okay, so they are called rank and file members. So ordinary members of an organization are called rank and file. अब कोई rank and file से सोचेगा higher rank, नहीं भाई. These are the ordinary members which lack leadership skills. Okay. Now, a person who does not behave or think like everyone else, but who has independent and usual opinions is called. अब देखो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, जो मतलब भेड़ चाल में नहीं चलता, who does not behave or think like everyone else is thinking, but that person has independent and usual opinions. ठीक है, so that is called a मैवरिक. ठीक है, इसके अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियंस होते हैं. ही डज नॉट बिहेव और थिंक लाइक एवरीवन एल्स, उसे हम मैवरिक कहते हैं. ओके, नाउ a complete stoppage of economic activities in a designated area manifested in stoppage of activities in shops and establishments, transport and other institutions, that is called a band. बंद होता है, a complete stoppage of economic activities in a designated area. ठीक है, अब सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं, सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम बंद हो जाते हैं, सारे बाकी इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो जाते हैं, तो that is called a बंद. Okay, so yesterday we did the type of strikes. Make sure that you complete that. Okay. Right, so that's it for today. So make sure you subscribe to my channel.